हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एमजेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस के अंदर आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसकी बात करेंगे। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और ये जो चैप्टर है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वो एमआईसी और एमडीसी के सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम यही चीज पढ़ने हैं। तो आप वैसे बच्चे जो कि एमआईसी या एमडीसी सेकेंड सेमेस्टर में रहेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो सही रहेगा। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी चीज में अगर हम लोग एल्केन की बात करें या एल्कीन की या एल्काइन की, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि उनके नोमेनक्लेचर को जानना कि वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं। तो एल्केन की बात करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो सी ये एक तरह का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। तो एल्केन जो होता है केवल सिंगल बॉन्ड से मिलकर के बने हुए होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। उसके बाद एल्कीन की बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। ये जनरल फॉर्मूला है और ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। वैसे ही एल्काइन की बात करेंगे तो एल्काइन भी जो है हमारा एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आप क्लास 12th 11th 12th में जो लोग की केमिस्ट्री थी, वो सब लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलते हैं, और जो आपका मेन सिलेबस है उसमें हम लोग फोकस करेंगे। तो इन सब का सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा। तो नोमेनक्लेचर में भी हम लोग जानते हैं कि जैसे एक कार्बन है, अगर एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है कोई, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो उसका जो होता है वो CH4 मीथेन, हम लोग उसका प्रीफिक्स ऐड होता है। तो एक कार्बन है तो मीथेन हो गया, फिर इथेन 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, एंड सिमिलरली यहाँ तक हमने लिख दिया है। बाकी आप लोग और अपने बुक से थोड़ा कंसल्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल चेन क्या होता है और ब्रांच चेन क्या होता है। तो नॉर्मल चेन का मतलब होता है कि जो कि बिल्कुल ऐसे आप सिंगल लाइन में कहीं भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एक लाइन में जो चेन बन करके और आपको स्ट्रक्चर मिलता है, वैसी चेन को हम लोग नॉर्मल चेन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, सब एक स्ट्रेट चेन में है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल चेन। यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन है, ये भी एक नॉर्मल चेन है। बात करेंगे ब्रांच चेन और हाइड्रोकार्बन, ये इस वाले ग्रुप में जो होती है वो नॉर्मल चेन तो होती ही है, उसके साथ साथ ब्रांचिंग भी प्रेजेंट रहते हैं। इस मॉलिक्यूल को देखेंगे आप, अगर आप आइसोब्यूटेन को, तो यहाँ नॉर्मल CH3 CH3 ये तो है नॉर्मल नॉर्मल चेन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, ये इसका ब्रांचिंग है। यहाँ पर वही सेम चीज ब्रांचिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी क्या है, नॉर्मल चेन की ब्रांचेज है, ये सब क्या है, ब्रांचेज है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे आप ये हो गया और फिर ये हो गया, ये दोनों जो है वो ब्रांच्ड है इसका। तो ये आप थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आप भी देख सकते हैं, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, NUHN, ऑल दीज थिंग्स। तो ब्रांच चेन में क्या होता है, ब्रांचिंग नॉर्मल चेन के साथ साथ कुछ ब्रांचेस भी अवेलेबल होते हैं, तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने तरह के कार्बन होते हैं एल्केन में, जो है वो कितने तरह के कार्बन, एल्केन एल्कीन या एल्काइन किसी की बात कर सकते हैं। तो कितने तरह के कार्बन पाए जाते हैं? तो सबसे पहले होता है, एक होता है प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड देन क्वार्टनरी कार्बन होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन वैसे कार्बन होते हैं जो कि किसी जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन का चेन है, तो वैसे कार्बन जो कि केवल एक अदर कार्बन से जुड़ा हो या फिर उसमें कोई कार्बन ना हो, तो वैसे कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी कार्बन की। तो सेकेंडरी कार्बन में 2 अदर कार्बन एटम, अगर 2 अदर यहाँ पर
प्राइमरी में वन और नो अदर कार्बन एटम से अगर वो कार्बन जुड़ा है तो उसको प्राइमरी कहेंगे। सेकेंडरी में दो अदर कार्बन एटम से अगर वो कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। टर्शियरी में बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, अगर तीन और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस तरह के कार्बन को कहते हैं टर्शियरी कार्बन। और क्वार्टनरी की बात करें तो वो चार अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह के कार्बन को हम लोग क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो ये वाली ग्रुप है वो केवल एक कार्बन इस वाले से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? इससे जुड़ी हुई है, तो ये किस तरह का हो गया? प्राइमरी हो गया, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इस कार्बन की बात करेंगे तो ये इस कार्बन से और इस कार्बन से, दोनों कार्बन से जुड़ी हुई है, तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी कार्बन। यहाँ बात करेंगे तो ये जो कार्बन है, ये वाली तीसरे नंबर की कार्बन है, वो आपको एक कार्बन यहाँ ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इस तरह के कार्बन को कहेंगे टर्शियरी कार्बन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चार कार्बन से जुड़ा है, एक दो तीन चार, तो ये इस तरह के जो कार्बन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? क्वार्टनरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ फिर से वही केवल एक से जुड़ा है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ आईयूपीएसी नेम हमने लिखा हुआ है और वो लोग आप प्रैक्टिस, ये आईयूपीएसी का जो नोमेनक्लेचर है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। 12th के बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये सब आप खुद से कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम लोग यहाँ पर। उसके बाद आते हैं टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म इन एल्केन, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आइसोमर होता क्या है। तो आइसोमर वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होते हैं वो उनके उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वैसे कंपाउंड्स, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइसोमर कहते हैं। तो यहाँ पर जो एल्केन है वो किस तरह का आइसोमर से दिखाता है? वो जो होता है वो चेन आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, चेन आइसोमर मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। तो अगर केवल चेन हम लोग जैसे कि यहाँ पर ब्रांचिंग और नॉर्मल चेन हो गए तो वो दो तरह के चेन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब कुछ अलग अलग होंगे। तो पहले जो फर्स्ट थ्री हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, उसमें कोई डू नॉट शो आइसोमरिज्म, कोई आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होते हैं वो नॉर्मल चेन ही लगभग पाए जाते हैं। एक रहे तो उसमें कोई और अदर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत है ही नहीं, ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में भी नहीं है, दो अगर है तो, तीन है तो भी हम लोग उसमें ब्रांचिंग वगैरह कुछ नहीं हो सकता है। तो चेन जो होगा वो सिंपल एक आपका नॉर्मल चेन ही उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की। स्ट्रक्चर कैसे सबसे पहले हम लोग मीथेन की, इथेन की ऐसे बात करेंगे, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे है। तो हमारा जो सबसे पहले मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन क्या होता है? मीथेन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो होते हैं वो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कार्बन के जो क्रॉस दिख रहा है आपको, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, और जो डॉट है स्ट्रक्चर, वो डॉट जो दिख रहा है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो हमेशा कोशिश करता है कि डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के और अपना ऑर्बिटल फुलफिल कर ले। और कार्बन के पास चार है तो वो चाहेगा कि चार इलेक्ट्रॉन उसके पास आए और वो ऑक्टेट पूरा करे। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कार्बन के ये चार इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के चार इलेक्ट्रॉन, ये चार चार आठ इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी यहाँ पर डिप्लेट पूरा हो गया है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा मीथेन का CH4 हो गया। और ये आपका इथेन का यहाँ पर देखेंगे तो C2H6, जो कि आपको कार्बन, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन छूट गया है, आप लोग लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जब ये बॉन्डिंग होती कैसे है। अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, मतलब बिल्कुल अपने सुप्त अवस्था में है,
शांति से पड़ा हुआ है तो वो कहीं किसी के साथ बाइंड नहीं करता है। उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का वो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। मतलब यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर जो है ये पी एक्स पी वाई पीजेड जो है वो खाली है पूरी तरह से, और जो 2s है वो डबली फील्ड है यहाँ पर। तो लेकिन ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर कोई इस तरह से रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर मान लो कार्बन के पास में हाइड्रोजन आता है तो क्या होता है कि वो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आते हैं। तो अगर कार्बन हमारा एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या होगा कि ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है ये उठ करके और ये आपका इस 2p वाला ऑर्बिटल जो खाली है वहां पर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये इसको कहते हैं ऑर्बिटल मिक्सिंग। यहाँ पर s ऑर्बिटल एक s और 3p 1 2 3 एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इन s और p के एनर्जी लेवल बराबर हो जाएगी और इनकी इंटरमिक्सिंग मिक्सिंग हो जाएगी, और मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा आपका sp3। ठीक है, यहाँ पर जो मिक्सिंग के बाद ऑर्बिटल बनेगा क्या बनेगा, s और 3p मिल करके, एक s और 3p मिल करके बनाएंगे sp3। तो एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, 4 तो sp3, 4 जो sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यही आपको बाइंड करेंगे नेक्स्ट जो हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स आएगा उनके साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होगी या ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, वो तुम्हारा sp3 ऑर्बिटल्स का होगा। तो यहाँ पर द न्यू 4 sp3 orbitals are arranged in space in such a way that their axes are directed towards the corner of the regular tetrahedron। मतलब वो इस तरह का, आप देखो कार्बन जो है वो टेट्रा, जो इनके sp3 ऑर्बिटल्स है वो इस तरह से रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और यहाँ पर जब मीथेन की बात करेंगे तो जो एस हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है वो जो सर्कुलर होता है, मतलब स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर सी हाइड्रोजन मीथेन के केस में क्या होगा, sp3 कार्बन का और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। यहाँ पर हमने बताया जो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, ये थोड़ा छोटा आप देख रहे हो, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है। तो ये ओवरलैपिंग बन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है हमारा, वो उसका कैटेगरी क्या होगा, sp3 sp3 और s सिग्मा बॉन्ड, sp3 s सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं हमारे पे, ये भी sp3 सिग्मा, sp3s सिग्मा, sp3s सिग्मा, क्योंकि ये sp3 और s ऑर्बिटल के ओवरलैप से यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और इनकी जो बॉन्ड एंगल होगी वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होती है, और जो सी एच की बॉन्ड लेंथ होती है वो आपको 1.09 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि आप राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन या इथेन, तो आप ये पूरा सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करके, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एंड देन द ओवरलैपिंग फॉर्मेशन ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ sp3 एंड h, ये सब आप रिप्रेजेंट करोगे उसमें। कभी कभी क्वेश्चन में आता है आपको कि किसी मॉलिक्यूल को हमने स्ट्रक्चर दे दिया और हमने बोला कि यहाँ पर कितने सिग्मा, कितना सिग्मा, कितने पाई, या फिर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, किस तरह का कार्बन है, ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो आपको ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इथेन की, मीथेन की बात हो गई है, अब इथेन की बात करेंगे। इथेन में क्या है, ये कार्बन सेम यहाँ पर हमारा जो मीथेन की तरह था, sp3 बॉन्ड यहाँ पर बन गए, फिर 1s हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग है, ये वाले हाइड्रोजन हो गए, इधर भी हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन का जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, शेयरिंग किसकी हो रही है, एक इस कार्बन की इस कार्बन से भी होगी इथेन के केस में। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो आपको sp3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किस तरह का बॉन्ड कहाँ पर हो रहा है, मतलब जिस ऑर्बिटल की मिक्स यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है उसका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पर sp3 सिग्मा होगा और यहाँ पर क्या होगा, sp3s सिग्मा। ठीक है, sp3 यहाँ पर क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का है, तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s, तो sp3s सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा।
ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होती है यहाँ पर भी सिमिलर वो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है। और जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। वन कितनी होती है? सी सी बॉन्ड, सी डबल सी सिंगल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपको 1.54 एंगस्ट्रम होती है इथेन के केस में। और जो सी एच बॉन्ड लेंथ होती है 1.10 एंगस्ट्रम होती है इथेन के केस में। ठीक है। तो ये हो गया आपको स्ट्रक्चर। तो कभी इथेन हो, मीथेन हो, या प्रोपेन हो, या हायर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन्स भी हो, तो अगर आते हैं आपको एग्जाम में तो इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो सिलेबस में है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो कैसे कैसे हम लोग कितने प्रोसीजर, कितने तरीके से एल्केन को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में या इंडस्ट्रियल प्रोसेस किसी भी तरह से। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन ये क्या है? डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये एक एल्कीन है। तो एल्कीन को अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन करके निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्केन बनता है। ये क्या है? एक एल्केन है। ठीक है। ओके। उसके बाद उसी को एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पर आर के जगह पर क्या कर दिया? हाइड्रोजन कर दिया है। तो CH2CH3 हो गया। आप आर के जगह किसी और, अगर आपको कोई और मान लो प्रोपेन बनाना है तो यहाँ पर आर के जगह CH3 कर देंगे। आर कैन भी हाइड्रोजन भी हो सकता है, और एनी अल्काइल ग्रुप, अदर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इथेन, अगर हम इथेन को हाइड्रोजनेशन करेंगे इस निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो इथेन मिल जाएगा हम लोगों को। उसी तरह प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। एल्काइन अगर है हमारे पास, ये तो एल्कीन की बात कर रहे हैं, अगर एल्काइन है तो हाइड्रोजनेशन हमको सिमिलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर देखो अब 2H2 लग रहा है। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एज इन केस ऑफ एल्कीन। एल्कीन से ज्यादा हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो एल्केन यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है? एल्केन का। दिस इज द एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो प्रोसेस होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होता है, ये जो हमारा है RCOOH से बना है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है उसमें से भी CO2 निकाल करके, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर आपको CO2 निकाल रहा है। तो उसके निकालने अगर RCOONA को हीट कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो हमारा एल्केन का यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने सोडियम एसीटेट को लेकर कर दिया है, जिससे कि हम लोग को मीथेन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके भी हमको ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है। इसमें हम हाइड्रोजनेशन मतलब H2 डाल रहे हैं तो एल्केन का हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस हम लोग अभी देख लेते हैं, बाकी अब बुक आप कंसल्ट कर सकते हो, उसमें बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है तो कैसे एल्केन को सिंथेसाइज करेंगे? ये आपको सबसे इजी चीज होता है कि उसमें अगर आप कोई अल्कोहल है उसमें फॉस्फोरस क्या है? एक फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन आयोडाइड है यहाँ पर, उसको डाल करके 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दोगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा। ऐसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल में 2HI हमने डाला, HI डाला और फास्फोरस डाल के 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देंगे तो मीथेन मिल जाएगा तुरंत। ठीक है। वैसे ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में 4HI डाल रहे हैं और सेम फास्फोरस कैटलिस्ट को, यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट है वो फास्फोरस है और टेम्परेचर सेम है, और यहाँ पर आपको एल्केन मिल जाएगा। उसी तरह से कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में भी देखो आप, कीटोन को सेम कैटलिस्ट में डालेंगे तो हम लोग को सिमिलर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है। जैसे एसीटोन हो गया, आप एसीटोन में 4HI और फास्फोरस डाल दिए तो प्रोपेन मिल जाएगा हमको। ठीक है। ये क्या है? एक एसीटोन है, कीटोन का ग्रुप है।
उसी तरह से एसिड की बात करें तो एसिड में भी, यहाँ देखो आप, एसिड को भी अगर HI डाल करके फॉस्फोरस सेम डालते हैं तो एल्केन मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर है जो मेथड फिफ्थ है, वो एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्काइल हैलाइड्स। इसको उर्ज रिएक्शन भी कहते हैं। आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे कि उर्ज रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, अगर एक कार्बन से दो कार्बन आपको सिंथेसाइज करना है तो आपको क्या करना है, उर्ज रिएक्शन। हम लोग तुरंत याद आता था कि क्या करना है, हम लोगों को उर्ज रिएक्शन करना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका। तो उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो आर आर, मतलब जो एक आर था हमारे पास पहले से, वो एक और आर, मतलब अगर मीथेन मिथाइल ब्रोमाइड से अगर आप सिंथेसिस करना शुरू कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। ठीक है। यहाँ इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो दो तरह से ये जो ईथर है हमारा, यहाँ पर उर्ज रिएक्शन दो तरह से फॉलो कर सकता है। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक होता है आयनिक मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक फ्री रेडिकल का सिंथेसिस होता है जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है, और वो दूसरे वाला जो रेडिकल बनेगा उसे तुरंत बाइंड करके और इथेन बना देता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिनके पास की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब ये बहुत ही एक्टिव होता है। ये तुरंत, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास मिल जाए। और वो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एक यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, तो हमने सैंपल में जो लिया है, मान लो मिथाइल ब्रोमाइड जो लिया है, तो केवल एक तो नहीं लिया, हमने पूरा सैंपल लिया है, तो उसमें ये जो रिएक्शन जा रहा है बहुत सारे, इससे क्या होंगे, मिथाइल रेडिकल फॉर्मेशन होंगे। ठीक है। एक मिथाइल रेडिकल केवल फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत सारे रेडिकल फॉर्मेशन होंगे। एक रेडिकल के साथ दूसरा रेडिकल कंबाइन कर करके तुरंत तुरंत क्या बनता जाएगा, हमारा इथेन बनता जाएगा। ठीक है। और आयनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आप रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, आयंस का, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। रेडिकल का फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो CH3Br है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयरिंग करके बना है। तो रेडिकल का फॉर्मेशन ही किसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो इसके पास चला गया, और जो इसका इलेक्ट्रॉन शेयर वाला था वो इसके पास चला गया। तो जब शेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला गया तो डॉट डॉट बन जाता है, Br डॉट बन जाएगा, फिर CH3 डॉट बन जाएगा। ठीक है। लेकिन आयंस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर करके जो बॉन्ड बना है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रूट करके कहाँ चला जाएगा, एक पार्टिकल के पर। तो यहाँ पर जिस पर जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फिर ये जो है हमारा जो सोडियम है मेटल, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मेटल मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होगा CH3 के साथ CH3Na+ और NaBr-। तो इसी जो फर्दर होगा यहाँ पर CH3Na+, वो क्या करेगा कि वो जो दूसरा मोल ऑफ CH3Br है इसके साथ बाइंड करेगा, और आप देख सकते हैं CH3- जो होगा वो यहाँ पर Br जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर अपना ले लेगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो क्या करेगा, जो CH3- है ये प्लस के पास जाना चाहेगा, तो इस तरह से इथेन का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMGX, ये सब चीजें 12th में आप लोग पढ़े हो। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी NCERT वाली बुक निकाल करके एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये सारी चीजें वो उसी में की है। ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट जो सिंथेसिस है वो किससे है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। तो अगर हम RMgX को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, एल्केन का सिंथेसिस होता है। ठीक है। ये कैसे होता है, अगर हम बात करेंगे R और MgX की, तो R और MgX में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और R जो होगा इस केस में अगर मैग्नीशियम से कंपेयर करेंगे कार्बन की, तो कार्बन निगेटिवली चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर सॉरी,
जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन, यहाँ पर वाटर है, क्या है, वाटर है, तो वाटर में ये जो होगा ये निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और यहाँ जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और ये हमारा पॉजिटिव है, एक ही सैंपल मतलब यहाँ पर है, एक ही आरबी में आप लेकर बैठे हो, तो क्या करेगा, निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के साथ कंबाइन करना चाहेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव के पास जाना चाहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो आर एच बन जाएगा, और एम जी एक्स पहले से है, एक्स और ओ एच, यहाँ पर आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। अगर हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया, जनरली हम लोग जो रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वो ब्रोमाइड वाले लेते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन है वो अच्छे से हो सके, और उनको रिग्नार्ड मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप बन सके इसमें। यहाँ पर CH3 CH2 Br है, Mg हमने डाला ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर जरूरी है, तो क्या बन गया, CH3 CH2 MgBr बन गया, मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा, और ये सैंपल हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रोसेस को हम लोग कॉल्वेज रिएक्शन भी कहते हैं, या कॉल्वेज मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो कॉल्वे मेथड में क्या होता है, जो सॉल्ट ऑफ एसिड है, RCOOH हमारा एसिड होता है, और उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह से रिएक्ट करा करके सोडियम सॉल्ट बना दिया, यहाँ पर उस एसिड का सॉल्ट बन गया। उसको अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं और वाटर में, और इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिएक्शन कराते हैं, तो जो एनोड पर होगा वो हमारा RR मतलब एल्केन मिलेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और जो कैथोड पर प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 होगा। ठीक है, तो यहाँ एनोड पर क्या मिलेगा, एल्केन और प्लस CO2 रिलीज होगा, और कैथोड पर क्या मिलेगा, NaOH एंड H2। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म कैसे है। तो आप जो सॉल्ट है उसका हमारा ये आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर पास करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक दो तीन चार और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया हमारा पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर ये जो काटा हमने उसको आप मत ध्यान देना। तो दो इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पर हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन, तो ये एक फ्री रेडिकल हो गया। अब फ्री रेडिकल जब होता है तो वो बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो तुरंत अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो मिथाइल का रेडिकल है यहाँ पर, मिथाइल जो बॉन्ड पेयर है वो भी क्या करेगा कि यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन, जो CH3 का एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका है कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पर, एक जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन की तरफ चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ जा रहा है, CO2 वाले के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये CO2 रिलीज हो जाएगा और CH3 रेडिकल बन जाएगा। अब CH3 रेडिकल जब बना तो एक तो बना नहीं, बहुत सारे बन रहे होंगे, लगातार बन रहे होंगे, तो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, इथेन बना देगा। ठीक है, तो एनोड पर रिएक्शन जो हो रहा है वो हमारा इथेन मिलेगा और CO2 रिलीज होगा, और कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, सोडियम जो है हमारा, सोडियम आयन है, इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम मेटल बन गया, एंड देन इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो NaOH प्लस H2 रिलीज हो जाएगा, ये हमारा कैथोड का रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब हो गए सिंथेसिस। सिंथेसिस तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन आप क्या करोगे कि अगर और ज्यादा आपको देखना है तो आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या फिर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने एल्केन में जो फर्स्ट फोर है, चार एल्केन्स, मीथेन से लेके ब्यूटेन तक। देखो, मीथेन से लेके ब्यूटेन तक किस तरह किस अवस्था में पाए जाते हैं, किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं वो।
ठीक है। एंड द नेक्स्ट 13 C6 से लेके C17 तक किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एंड द हायर मेंबर्स C18 के ऊपर जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड्स में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो एल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि वाटर क्या है, वाटर इज अ वेरी गुड पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। और तो मतलब उसमें जो आयंस का सेपरेशन है बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन एल्केन्स के केस में वैसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एल्केन से नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि ये केमिस्ट्री में आप लोग भी जानते हो कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर। ठीक है। तो कोई भी पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में जनरली नहीं होता है। ठीक है। तो हाउएवर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये हमारा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो एल्केन्स है, तो किसमें सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही, जैसे कि बेंजीन हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो इस तरह के जो सॉल्वेंट होंगे उसमें ही ये डिसॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल एल्केन्स इंक्रीजेस इन ए स्मूथ मैनर। मतलब इनकी जो बॉइलिंग, यहाँ आप देख सकते हो ग्राफ से कि अगर एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ऐसे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो इंक्रीजेस इरेगुलरली, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारे ब्रांच चेन आइसोमर होते हैं, ब्रांच चेन आइसोमर विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो उनकी, अगर मान लो एक नॉर्मल पेंटेन की बात करें और आइसो या नियो पेंटेन की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि जो आइसो और नियो पेंटेन की होगी उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पेंटेन के। क्यों? क्योंकि जो उनका स्पेस होता है, स्पेशियस अरेंजमेंट होता है, वो कम हो जाता है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता जाएगा क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल शेप में आता जाएगा, मतलब कम जगह, उनको जो सरफेस एरिया होगा वो कम होता जाएगा, जिसके चलते कि उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कम होती जाती है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे जैसे डेंसिटी, साइज ऑफ एल्केन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो उनकी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, अभी हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी जनरली आपको पढ़ना है, हेलोजिनेशन को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, alkanes are relatively stable to most of the reagent at room temperature. They generally follow free radical mechanism because of electronegativity of carbon and are close to the हाइड्रोजन। दोनों जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बहुत पास पास होते हैं। तो क्या फॉलो करता है वो, जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, जैसे RH है तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला इसके पास चला जाएगा, दूसरा जो है वो इसके पास चला जाएगा। हीट करेंगे तो ये दो दो रेडिकल्स हमारे बन गए यहाँ पर। ठीक है। तो एल्केन्स गिव ओनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, पढ़ना जो है आपको सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी जो होते हैं मेनली हमारा हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलोजिनेशन की। तो हेलोजिनेशन इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स बाय हैलोजन। किससे? जो हमारे पास एल्केन ग्रुप है उसमें का एक हाइड्रोजन या उससे ज्यादा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर के क्या बनाएंगे, उसके प्रोडक्ट बनते हैं। एक हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लो अगर CH4 है, मीथेन है, मीथेन को अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड भी बन सकता है या फिर इसके आगे फर्दर रिएक्शन भी प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लग गया, उसी के आगे फिर एक हाइड्रोजन और अगर रिप्लेस कर देंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर इसके आगे एक और रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन तो क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म को भी एक हाइड्रोजन जो बचा है इसको भी रिप्लेस करके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन सकता है। ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, कैसे होता है क्लोरीनेशन।
तो यहाँ हमने देखा कि यूवी लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर क्लोरीन हमारे पास है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में रख देंगे, तो इसके जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, सी सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल होता है ना, Cl2 जो बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड जो है, यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो यहाँ पर Cl का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl का एक इलेक्ट्रॉन बन करके क्या बनेगा, क्लोराइड रेडिकल बन गया। ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन, स्टार्टिंग, कैसे इनिशिएट होता है कोई चीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जो हो गया इनिशिएशन हो गया। अब जब क्लोराइड रेडिकल बन गया तो वो बिल्कुल शांति से नहीं बैठेगा, क्या करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा, जो उसके साथ मीथेन प्रेजेंट है तो वो उसको बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब करके क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन है जो इसके साथ आना चाहेगा उसी के पास जाएगा ना। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या है, सी एच सिंगल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है ये बॉन्ड। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर क्लोराइड जो है वो तुरंत इस हाइड्रोजन को कहेगा कि आप मेरे पास आ जाओ, और हम दोनों मिलके शेयरिंग करके अपनी अपनी चीज पूरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो Cl होगा, एक हाइड्रोजन इसमें से जैसे ही Cl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ क्या बच गया, एक जो क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है वो बच गया, और यहाँ पर मिथाइल रेडिकल बन गया, ठीक है। अब जब मिथाइल रेडिकल बना तो ये भी बहुत अनस्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो अनस्टेबल है तो ये भी क्या करेगा, अब इस क्लोरीन के साथ भी परेशानी करी क्रिएट करेगा, और इस क्लोरीन जो चुपचाप बैठे हुए हैं उनको भी इनका इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ठीक है। तो इस तरह से CH3Cl बनेगा, और यहाँ पर क्लोराइड रेडिकल। तो ये जो स्टेप्स है वो हमारे कौन से स्टेप है, ये दोनों जो है वो प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेशन मतलब जो चल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो ये हो गए हमारे प्रोपगेशन। उसके बाद स्टेप 2 और 3 आर रिपीटेड, बहुत बार होता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं टर्मिनेशन, कहीं ना कहीं कुछ तो खत्म होगा ना। तो टर्मिनेशन क्या हो सकता है, जो क्लोराइड रेडिकल बना है, दो दो क्लोराइड रेडिकल दोनों मिल करके क्लोरीन भी बना सकते हैं, जो क्लोराइड है और मिथाइल है दोनों मिल करके मिथाइल रेडिकल भी बना सकते हैं, या फिर जो दो मिथाइल रेडिकल बने हैं अलग अलग स्टेप्स में यहाँ पर, वो एक एल्केन का भी इथेन का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स, इन तीनों स्टेप्स को कहते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन जहाँ की स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, प्रोपेगेशन जो बीच में चालू है, सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं, और टर्मिनेशन जहाँ की खत्म हो रहा है उस प्रोग्राम, ठीक है। वैसे ही ब्रोमिनेशन भी होता है और आयोडीनेशन भी होता है, ठीक है। तो आपको आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन और फ्लोरिनेशन, जनरली प्योर जो फ्लोरीन होते हैं ना, रिएक्ट विद एल्कीन एक्सप्लोसिवली, बहुत तेजी से। तो इस तरह की रिएक्शन हम लोग लैब में नहीं करते हैं, कराते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन्स इन एल्कीन आर टर्शियरी, जो कि सबसे आसानी से रिएक्ट करते हैं, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। द क्लोरीनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन yields बोथ दी आइसोमर्स, जो ब्यूटेन है अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन दोनों ही बनते हैं, ठीक है। परसेंटेज डिफरेंट, 32% एंड 68%, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ऐड करना, किसी भी कंपाउंड में NO2 ऐड करना। तो यहाँ पर एल्काइल है, यहाँ पर हमारा क्या है, एल्कीन है। एल्कीन में HNO3 डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं, 400-500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो RNO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये इसका मैकेनिज्म है, जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड में पानी डालेंगे तो क्या बनता है, N2O5, एंड देन इट ब्रेक्स टू टू फ्री रेडिकल्स NO2 एंड NO3 रेडिकल्स, ठीक है। अब NO2 या Na3 रेडिकल्स बना है, वो सिंपली शांति से बैठेगा नहीं, तो क्या करेगा, जो हमारे पास इथेन है या मीथेन जो भी चीज आप ले लो, वो इसके साथ जो फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके एक अनदर एल्काइल फ्री रेडिकल बना रहा है, और HNO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो एल्काइल फ्री रेडिकल बना फिर NO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जो NO2 है वो सिंपल दो तरह में इंटरेक्ट कर सकता है, आइदर थ्रू O और थ्रू N। तो यहाँ पर अगर N के थ्रू, N जो रेडिकल है वो N पर है, अगर डॉट जो बना है वो N पर है, तो जो बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन के थ्रू होगी, और ये वाला फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो ये वाला फॉर्मेशन होगा। और अगर ऑक्सीजन के थ्रू होती है, ऑक्सीजन और ये CH2, ये CH2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नाइट्राइट बनेगा। फिर यहाँ पर आप आ जाओ, ONO2 बना, फिर रेडिकल क्रिएट होकर के इस तरह से स्टेप्स चलते रहते हैं, एंड देन दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप्स, ठीक है।
नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है HSO3 ऐड करना, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर एल्केन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे, हीट करेंगे तो बन जाएगा RSO3H और वाटर निकलेगा। ठीक है, तो दीज आर दी मैकेनिज्म फॉर दी सल्फोनेशन। यहाँ पर H2SO4 को ही हमने ब्रेक करके OH और SO3H लिखा है। 400 डिग्री हीट कर रहे हैं तो OH रेडिकल बना और SO3H रेडिकल बना, जो कि आगे रिएक्ट करके आपको हेक्साइल सल्फोनिक एसिड यहाँ पर आप देख सकते हो इसको देता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो आज हमने एल्केन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो एल्कीन के लिए होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास आओ। ठीक है, ये हमने लेक्चर इसलिए अपलोड कर दिया ताकि जो लोग क्लास नहीं आ पाए, जिनका मिस हो गया है, वो अपना इसके थ्रू नोट्स बना ले और लेक्चर को समझ ले। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्लास में आओ, तो फिर हम लोग क्लियरली समझा देंगे उसको। ठीक है, थैंक यू।